बिरसा मुंडा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबको आज भारत आदिवासी पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन सदस्य अभियान इस कार्यक्रम में हमारे मंच पे विराजमान झारखंड के प्रभारी बबीता जी, राष्ट्रीय सदस्य, राष्ट्रीय सचिव और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही मैं नाम सबका लेने जाऊंगा, समय ज्यादा हो जाएगा, आप भी थक गए होंगे। सम्मानित मंच और आज इस चाईबासा और इस पूरे इलाके को कोल्हान क्षेत्र से आए हुए वरिष्ठ जन, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मैं सबके थोड़े थोड़े चेहरे पढ़ रहा था। सभी संघर्षशील है, सभी बहुत मेहनती है और आप सबने कई आंदोलन में हिस्सा ले रखा है। कई साथी के चेहरे से आभास हो रहा था कि सड़कों पे आंदोलनों में लंबे समय तक संघर्ष किया है और आज भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये पार्टी आंदोलनकारियों की ही पार्टी, नेताओं की पार्टी नहीं है। ये पार्टी सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की लालच रखने वालों की नहीं है। ये पार्टी अपने हक अधिकार का प्रतिनिधित्व भेजने के लिए तैयार हुई पार्टी है। और आज मुझे ये आभास हुआ कि यहाँ पर एज ए नेता बनने के मन से आए हुए कम और क्रांतिकारी और एक परिवर्तन और एक आंदोलनकारी के रूप में आए हुए सदस्य ज्यादा लगे मुझे आज। तो सारे आंदोलनकारियों को, सारे क्रांतिकारी वीरों को, नारी शक्ति को, आप सभी को भारत आदिवासी पार्टी में, भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य होने के नाते और उस पार्टी का सांसद होने के नाते आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगा। हम सब संघर्ष कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय और साथ ही अन्य पिछड़ा समुदाय पूरे देश में वर्तमान समय में संघर्ष कर रहा है। कोई विस्थापित नहीं होने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने अस्तित्व, अपना घर बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई आजादी से पहले भी लड़ रहे थे। तो आजाद भारत में ये लड़ाई लड़ने की कहां जरूरत पड़ी हमें? आजाद भारत में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए शासन प्रशासन में रिजर्वेशन का प्रावधान कर रखा है और वो हमारा प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जो हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चुनाव से जीत के जाता है व्यक्ति, उसकी रहती है। इसके बावजूद भी लाखों की संख्या में सड़कों पे, सभाओं में, धरना स्थलों पे आंदोलन आज पूरे देश में हो रहे हैं। एक बात आप सबको और हम सबको जानने की जरूरत है, इस आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर आंदोलनरत है तो कौन सा समुदाय है? इस देश के अंदर
हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से लगा के आपका छत्तीसगढ़, ये झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उधर पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, पूरे देश के अंदर देखा जाए या फिर मध्य भारत में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर आंदोलन करते हैं तो कौन सा समुदाय कर रहा है? आदिवासी। सच्चाई है ये। क्यों जरूरत पड़ रही है आंदोलन की? हम इतने फ्री भी नहीं बैठे हैं, हमारा समुदाय इतना संपन्न भी नहीं है कि आंदोलन करके मध्यस्थी करें। 2 वक्त की व्यवस्थित हमें भोजन की भी उपलब्धता नहीं है, इसके बावजूद भी उस परिवार का व्यक्ति आंदोलन कर रहा है। यह सच्चाई है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर आंदोलन कर रहा है, धरने दे रहा है तो आदिवासी समुदाय दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि वो प्रताड़ित हो रहा है हर तरफ से उसके साथ अन्याय हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखने जाएंगे तो इससे समुदाय मिलेगा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इस देश के अंदर कोई समुदाय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की इंप्लीमेंट कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं करता है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती उनको। जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि उनका जो प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, सरकार में जो हिस्सेदारी बैठा हुआ है, भले 2% 3% है, लेकिन वो व्यक्ति उसके समाज के प्रति वफादार है, जवाबदेही है। और हमारा जनप्रतिनिधि जिस आरक्षित सीट से एमपी एमएलए जाता है, मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देना चाहूंगा, मैं ऑल ओवर सबको कहना चाहूंगा कि जिस पार्टी से विधायक बन के गए, जिस पार्टी के मैंडेट से, लेकिन वो रिजर्व सीट से गए, वो रिजर्व सीट से जाने के बाद, आरक्षित सीट से जाने के बाद वो आदमी अपने समुदाय के प्रति वफादार नहीं रहता है, न ही समुदाय के प्रति, क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही रहता है। वो व्यक्ति पार्टी हाईकमान के प्रति जवाबदेही रहता है और उसके प्रति वफादार रहता है। आज तक देखा होगा आपने, झारखंड में, ऑल ओवर दूसरी जगह भी, नेता जो भी हो उस क्षेत्र की जनता से डरता है या हमारे समुदाय से डरता है या फिर पार्टी से डरता है? किससे डर रहा है? पार्टी से इसलिए डर रहा है वो टिकट कट जाएगी। लेकिन हमें भी एक सोच में परिवर्तन लाना है। जब हम सोच में परिवर्तन लाएंगे तो नेता भी सोच में परिवर्तन लाएगा। हमारे भी दिमाग में यही है। जब चुनाव आते हैं सबकी चर्चा होगी अभी, क्या टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी, टिकट किसको मिलेगी। सबके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठा हुआ है, टिकट किसको मिलेगी। कांग्रेस का पदाधिकारी होगा वो भी सोचता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सोचता है कि हमारे कांग्रेस को टिकट किसको मिलेगी, बीजेपी वाला सोचता है कि किसको मिलेगी, जेएमएम वाला सोचता है किसको मिलेगी। और टिकट मिलने के बाद साइकोलॉजिकल वो आदत तो सेट हो जाता था, हाँ ये तो जीत गया। अब जो उम्मीदवार है उसके भी दिमाग में यही है कि टिकट से सब कुछ हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब नॉमिनेशन भरने जाएंगे उस दौरान अगर वो नेता पार्टी का टिकट का बैंडेड ले जाए और साथ में आदिवासी होने का प्रमाण पत्र अगर नहीं ले जाता है तो क्या फॉर्म पास होगा? ताकत किस में है? टिकट में है कि आदिवासी समाज का प्रमाण पत्र में है? लेकिन ये बात उसको भी नहीं पता चल रही है, नहीं हमको पता चल रही है। हमें दूसरों को भी दोष देना है, लेकिन हमारी भी जो कमियां हैं उसको भी थोड़ा स्वीकार करना पड़ेगा। किसी ने आज तक इस प्रमाण पत्र के प्रति वफादारी का काम नहीं किया। कोई भी नेता ये नहीं कहता है कि मैं आदिवासी के प्रमाण पत्र से आया हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस समुदाय के प्रति वफादार रहूं और उसके प्रति जवाबदेही रहूं। ये कोई भी नेता नहीं कहता और नहीं हम उसको मजबूर करते हैं इस बात के। वो ये रात दिन ये सोचता है पार्टी हाईकमान क्या करेगा, पार्टी हाईकमान कहेगा वो जाएगा, पार्टी हाईकमान कहेगा उठ जा तो उठ जाएगा, बैठ जा तो बैठ जाएगा।
लेकिन समुदाय कहेगा तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि हमने हमारी ताकत का अंदाजा नहीं बताया। दादा ने बताया, मैडम ने बताया, सारे साथियों ने बताया, आप हमेशा सुनते होंगे। एक बात हम ये सुनते हैं कि हमारे समुदाय का इतिहास बहुत गौरवशाली, और पूरे देश के अगर इतिहास के पन्नों पे जाएंगे तो आदिवासी समुदाय के लथपथ है, मतलब आदिवासी समुदाय के खून से लथपथ है इतिहास। इस देश में सबसे ज्यादा अगर शहीद कोई हुआ है, बलिदान किसी ने दिया है, अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेजों के साथ लड़ाई में, सामंतवादियों से लड़ाई में, मुगलों से लड़ाई में, जो भी आक्रमणकारी आए हैं इस देश पे, उनसे अगर सबसे ज्यादा संघर्ष किया है तो आदिवासी समुदाय ने किया है। यह आंकड़ा कहीं बताएंगे? आजादी से पहले भी अगर इस देश में शहीद हुए उनकी संख्या अगर काउंट की जाए तो हम लाखों में मिलेंगे, कोई हजारों में मिलेगा। और आजादी के बाद भी कई आंदोलनों में यह अत्याचार, शोषण की नीति से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो भी आदिवासी समुदाय ज्यादा है। और आज मुझे दुख है इस बात का, मुझे भी पहले थोड़ी जानकारी नहीं मिली, हमने गाड़ी घुमा ली, इसके बाद पता चला कि खरसवा जो आजाद भारत के अंदर एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ ही हमारे खरसवा में आदिवासी समुदाय हजारों की संख्या में मारे गए। ये इतिहास कितना पुराना है, 1948 का, 1 जनवरी 1948 का, लेकिन आज भी सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है कि उस आंदोलन में कितने लोग मारे गए। सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं। 10,000 साल पहले रामायण में कहां पर क्या हुआ था, कहां पर कौन सी घास उगी थी, वो पता है, वो बता रही है सरकार पाठ्यक्रम के माध्यम से। लेकिन खरसवा में कितना आदिवासी शहीद हुआ वो नहीं बताया जा रहा है। 6,000 साल पहले महाभारत में किस जगह क्या हुआ, वो गाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी, उसका पहिया टेढ़ा हो गया, उसके अंदर श्री कृष्ण ने अंगुली डाल रही, ये पता है। लेकिन खरसवा आजादी के बाद 1948 में यहाँ कितने आदिवासियों का खून बहा, कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, वो नहीं पता है, वो नहीं बता रहे। पाठ्यक्रम में भी संख्या नहीं बताई, मैं गूगल पे चेक करा रहा हूं, वहां भी संख्या नहीं बताई। आप स्थानीय होंगे, हमने भी पहले सुना है कि बता रहे हैं कि लगभग 30,000 के आसपास आदिवासी मारे गए। कितनी सच्चाई वो नहीं पता, लेकिन इतना बताते हैं। क्यों ये इतिहास छुपाया जा रहा है? हम इतिहास के बारे में बात करके आपके अंदर गुस्सा आएगा, मुझे भी गुस्सा आएगा, तसल्ली हो जाएगी फिर। लेकिन अब हम करना क्या है? एक चीज मैंने देखा पूरे देश लेवल पे, जहां आंदोलन ज्यादा होते हैं वहां पर आंदोलन को कुचलने वाली सरकार ही जीतती है। जिस इलाके में, जिस जिले में आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर आंदोलन हुए हैं, उस इलाके में कौन जीतता है? जिसके खिलाफ आंदोलन हुए वही जीतता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया इस बार, देखा हमने। लेकिन छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर है, पूरा मध्य प्रदेश, पिछले छत्तीसगढ़ का अगर डाटा भी आया, गवर्नमेंट का डाटा है, 187 लोग पिछले 1 साल के अंदर मारे गए आदिवासी समुदाय के, ओनली फॉर। यहां पर भी आंदोलन बहुत हुए। आपने इरोम शर्मिला का नाम सुना होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लाई थी, जो आदिवासी संदिग्ध दिखे इसको सीधा गोली मारने का, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। उस कानून का नाम था अप्सा कानून। अप्सा कानून के खिलाफ वो महिला 16 साल तक आंदोलन रही, लगभग 3 से 4 साल तो भूखी रही वो। और केंद्र सरकार को उस एक अकेली महिला की ताकत के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, और वो अप्सा कानून के अंदर संशोधन किया और थोड़ी राहत दी।
लेकिन वो महिला जिन लोगों के लिए, जिस इलाके के लिए लड़ी थी, वो महिला जब चुनाव में उतरी, लोकसभा शायद, तो 86 या 87 वोट मिले। कितने वोट मिले? 86-87। आपके झारखंड में भी कई उदाहरण होंगे, जो व्यक्ति लड़ झगड़ के सरकार के द्वारा समुदाय के हित में काफी काम कराए होंगे, लेकिन जब वो आपका प्रतिनिधित्व सड़क से ज्यादा विधानसभा में बेहतर करने के लिए कोशिश करता है, तो उसको रोका जाता है और कहा जाता है तू तो सड़क पे ही कर, वहां नहीं करना है। और एक हमारे दिमाग में डाला हुआ है कि राजनीति गंदी होती है। डाला नहीं डाला है? जो समझदार व्यक्ति है, जो कुछ करने की ताकत रखता है और समाज हित में सोचता है, उसके दिमाग में पहले डाला जाता है कि राजनीति गंदी है, राजनीति से दूर रहना। और इसलिए हमारे बेचारे सामाजिक मूवमेंट वाले लोग राजनीतिक से दूर रहते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं, सड़कों पे आंदोलन करते हैं, रैलियां करते हैं, धरने देते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, आप चाईबासा या रांची में 5 लाख इकट्ठे लोग कर लो और 2 दिन आप चिल्लाओ, एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ आप एक विधायक या 2 विधायक चुन के आप राज्य विधानसभा में भेजो, सदन में भेजो, और वो व्यक्ति आप 2 मिनट बोलेगा, तो आप बताइए कि असर वो ज्यादा करेगा कि 4-5 लाख इकट्ठे होकर आपने आंदोलन किया, वो असर करेगा? हमने जो फेस किया, क्योंकि हम भी पहले यही सोचते थे कि राजनीति गंदी होती है। हमने जब सामाजिक संगठन बनाया था, उस संगठन का पहला स्तंभ ये रखा था कि राजनीतिक विहीन रखेंगे, मतलब राजनीतिक को दूर रखा जाएगा। हमें भी नफरत था शुरुआत में, लेकिन हमें पता चला, समझ में आया कि जिस समस्या के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो समस्या कहां से पैदा हो रही है? वो समस्या विधायिका से पैदा हो रही है। और विधायिका में कौन बैठा हुआ? जिसको हम 5 साल में चुन के भेजते हैं, वही बैठा हुआ है। तो मैं जो बता रहा था, सड़क पे 1 लाख लोग इकट्ठा होके या 5 लाख लोग इकट्ठा होके 2 दिन चिल्ला लो, लेकिन 2 विधायक आपका 2 मिनट या 3 मिनट विधानसभा में वो बात रखेगा, तो असर वो ज्यादा करेगी। 5 लाख लोग सड़क पे इकट्ठा हो, वो असर नहीं करेगी। अंबेडकर जी कह रहे थे कि राजनीतिक वह कुंजी है जो आपके अधिकारों का दरवाजा खोलेगी। राजनीतिक वह कुंजी है जो आपके अधिकारों का दरवाजा खोलेगी। वो चाबी ऐसी है जिसको अगर आपने अपने हाथ में है, तो तभी आपके अधिकारों का दरवाजा खुलेगा। संविधान कितना भी बढ़िया है, लेकिन उस संविधान को इंप्लीमेंट कराने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे, तो संविधान कितना भी बढ़िया होगा, वो कोई मतलब नहीं है। और वो आज यही हो रहा है देश के अंदर। मैं ऐसे पॉलिटिकली व्यक्ति, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, आज क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद बनाया। एक में आया, सब से सुना मैंने कि यहां खर्चा बहुत होता है, चुनाव में खर्चा बहुत होता है। मैं बताना चाहूंगा, जब पहली बार विधायक लड़ा, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे घर से कुछ खर्चा छोटा मोटा हुआ होगा, और सामने वाला मंत्री था, उसके पिता मंत्री था, वो करोड़ों में लड़े और हम लगभग 10-15 लाख में लड़े, और वो भी लोगों ने कलेक्शन किया था। अभी सांसद चुनाव लड़ा, तो मेरे सामने बड़े दिग्गज नेता थे। मोदी जी का एक भाषण सुना होगा आपने, मंगलसूत्र विवादित जो भाषण दिया था, मंगलसूत्र, अधिक बच्चे पैदा करने वाले, अर्बन नक्सलाइट। इस लोकसभा में सबसे ज्यादा समय तक मोदी जी ने भाषण दिया था, तो संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा मेरी सीट पे दिया था। सबसे ज्यादा अगर विवादित शब्द यूज हुए थे, तो मेरी सीट बांसवाड़ा से उपयोग में किए थे। लेकिन जनता ने इतना शानदार तमाचा मारा, 2,47,48,000 से मुझे जिताया। मेरे नाम से 2 राजकुमार खड़े किए थे।
मेरे नाम से 2 राजकुमार, सेम नाम, चेहरा भी सेम कराया था। मैंने नॉमिनेशन भरा, नॉमिनेशन भरने के बाद वहां से ये लोग फोटो ले आए और सेम मैंने सेविंग मेरी ये थोड़ी हल्की दाढ़ी, इस तरह से 2 लड़के तैयार करके सेम नाम के सेम फोटो। मैंने ये फाटा बांधा था, ये ताज बांधा था, तो एक जने को भी उन्होंने ताज बनवाया और वही फोटो नॉमिनेशन में डाला, ताकि बैलेट पेपर जो ईवीएम मशीन आया उसमें भाई सेम फोटो, सेम चेहरा, सेम ये ताज, सेम नाम और सिंबल भी सेम दिलाया उन्होंने। हॉकी स्टिक अपना सिंबल है और हॉकी का उल्टा होता है छड़ी। जो बड़े बड़े बुजुर्ग जो सहारा, तो हॉकी स्टिक को उल्टा करके तो हॉकी स्टिक हो गया, लेकिन उसको उल्टा पकड़ा तो छड़ी। तो उन्होंने चुनाव आयोग में जो खोज के वो स्टिक में भर के उड़ाला, 1,20,000 वोट ले गए वो। अगर 1,20,000 नहीं गए होते 3.5 लाख वोटों से जीत होती हमारी। तो मैं कोई ताकतवर नहीं हूं, मैं न मेरे राजनीतिक घराने से था, न मैं धन बल से ताकतवर हूं, लेकिन हमारे वहां जनता ने समझ लिया है कि हम सड़क पे आंदोलन करें, इससे ज्यादा हम विधानसभा लोकसभा में हमारे आंदोलनकारियों को भेजे ताकि इंप्लीमेंट। पिछली बार हम 2 विधायक बने थे 2018 में। अपने यहाँ विश्व आदिवासी दिवस की राजकीय अवकाश कब घोषित हुआ है? नहीं, राजकीय अवकाश कब घोषित किया राज्य सरकार ने? इसकी जानकारी बता दूं मैं। राजस्थान में 2 विधायक चुनने की वजह से परिवर्तन क्या हुआ? भारत देश के अंदर विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश, पहला राजकीय अवकाश राजस्थान की सरकार ने घोषित किया। इसके बाद सभी जगह किया, और वो इसलिए कि हम 2 विधायक गए थे और हमने प्रेशर बनाया था जोरदार तरीके से। 1994 से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। हमारे आम जनता को 10% लोगों को जानकारी में था, लेकिन 90% लोगों को तो 2015 तक तो पता ही नहीं था विश्व आदिवासी दिवस का विश्व आदिवासी दिवस यूएन ने घोषित किया। परिवर्तन हुआ। कई ऐसे प्रकरण थे, कई ऐसे मामले थे बड़ा लार्ज लेवल पे। आज हमारे 2 उपचुनाव हैं मेरे वहां, एक तो मेरी सीट खाली हुई और एक दूसरी जगह राष्ट्रपति महोदय महामहिम का कार्यक्रम कराए दोनों सीटों के आसपास, 2 सभाएं। छत्तीसगढ़ में कितनी बार आए पता नहीं, लेकिन हमारे वहां 2 से 3 बार आ गए। अभी प्रधानमंत्री जी भी आ गए और मुख्यमंत्री जी तो विधायक आता है वैसे आते थे हर 10-15 दिन में। परिवर्तन हुआ हम 2-3 लोगों के जाने की वजह से। अब झारखंड राज्य जिस उद्देश्य से बनाया था, दादा ने बताया, उन लोगों ने संघर्ष किया, उनके साथ वाले लोगों ने संघर्ष किया। खरसवा जो कांड उस समय उड़ीसा में सम्मिलित कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से। जयपाल सिंह मुंडा उस समय नेतृत्व किया करते थे इस इलाके में। झारखंड राज्य के निर्माण में उनका भी काफी योगदान रहा, लेकिन इनका मैंने छोटा मोटा स्टडी किया। तो जयपाल सिंह मुंडा यहां से पढ़ने के बाद लंदन गए, जो टीचर थे वो ले गए, और वहां से अभी जो आईएएस की पोस्टिंग, आईएएस की सर्विस होती है, उस समय शायद ईएसएस करके कोई सर्विस हुआ करती थी, आईसीएस सर्विस हुआ करती थी, उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे। और इस लेवल की ट्रेनिंग करने के बाद भी इंडिया में आए और रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए, तो वहां पर भी उनको छुआछूत का दब्बा लगा के उनके साथ अन्याय किया। वो उसको वो यूनिवर्सिटी छोड़ दी, मुझे नाम ध्यान नहीं, आप लोगों को पता होगा। वहां से हमारे जो राजस्थान के अंदर आए, उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था जरूर था, लेकिन राजा रजवाड़ों का उनका कॉम्बिनेशन सेटिंग से चलता था, सब समझौता हुआ करता था। तो गंगा सिंह करके राजा थे, वहां रहे, वहां उन्होंने छुआछूत की। एक किताब में पढ़ा था, चतुश्रेणी लेवल का आदमी, सफाई करने वाला आदमी, आईएएस लेवल के आदमी था, उससे उन्होंने छुआछूत किया और वहां भी छोड़ दिया उन्होंने। और झारखंड के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एक दिक्कत हुआ कि वो इतना प्रेशर में आ गए, तो वो समझौता करना पड़ा शायद कांग्रेस से, और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया।
और उप मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी। पार्टी का नाम मुझे ध्यान है, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने भी पार्टी बनाई थी, कुछ विधायक भी निकले थे, लेकिन समझौता करने के बाद वो पार्टी का खत्म हो गया। इसलिए यहां पर मैंने प्रदेश कार्यकारिणी को भी कहा है कि हमें ठीक लगे तो विचार करना है, लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी का नाम हम राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में ही चलाना होता तो हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरह राजस्थान मुक्ति मोर्चा बढ़ा देते हैं। हमने पूरे देश के अंदर देखा है कि पूरे देश के आदिवासी समुदाय को, साथ ही दलित पिछड़ों को एक पॉलिटिकली नेतृत्व देने की जरूरत है। इसलिए हमने भारत आदिवासी पार्टी बनाई, ताकि पूरे देश के आदिवासियों को, पूरे देश के दलितों को एक राजनीतिक नेतृत्व देने की जरूरत है। और यही भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश के आदिवासियों को नेतृत्व देने का काम करेगी। और साथ में जो मानवता में विश्वास करता है, इंसानियत में विश्वास करता है, और हर समुदाय को जोड़ने का काम करेगी। लेकिन नेतृत्व आप लोग करोगे, पहली बार हुआ है ये। और एक रिकॉर्ड ये भी है कि अब तक की पार्टियां बनी, उसमें सबसे अधिक कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ करने का अगर रिकॉर्ड है तो भारत आदिवासी पार्टी का वर्तमान समय में। इसलिए आप सभी को ये पार्टी आपकी समझनी है। किसी विधानसभा में हम ऊपर से कैंडिडेट थोपने का काम नहीं करेंगे, आप लोग ही डिसाइड करोगे। और ये राजनीति का सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं है, ये हमारे समुदाय के, हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व तैयार करने की, हक अधिकार के, हमारे अस्तित्व बचाने के लिए पार्टी बनाई गई है। यहां पर बता रहे थे पेंसिंगरम रूल्स के बारे में। मानकी मुंडा को एक अधिकार दे रखा है, एक पावर दे रखा है, क्यों नहीं कर रहे ये लोग? एक चीज समझनी पड़ेगी, हजारों सालों से हमारी जो व्यवस्था बनी थी, और हजारों सालों से जो व्यवस्था बनी थी, इस व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं। नदी किनारे खेत होते हैं, वो मिट्टी जो बनती है, उस मिट्टी को बनने में 1000 साल लगते हैं। कोई भी उपजाऊ मिट्टी बनती है तो उस मिट्टी को तैयार होने में हजारों साल लगते हैं। इसी तरह हमारे समुदाय की जो परंपरा, हमारी व्यवस्था जो बनी, वो 1-2 साल, 100-200 साल में नहीं बनी, वो हजारों सालों से बनी थी। हमारे पुरखों ने बड़े संघर्ष के साथ वो व्यवस्था बनाई थी। तो उस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए उन्होंने आंदोलन किए, और अंग्रेजों ने भी इसको समझाया। इसीलिए उन्होंने पेंसिंगरम रूल्स जैसे कानून लाए। आज हमारी भाषा की बात हो रही है, संरक्षण की। जो भाषा थी नहीं, ऐसी भाषा को उन्होंने मान्यता दी। जैसे कि हम राजस्थानी की बात करें, गुजराती की बात करें, मराठी की बात करें, अगर हिस्ट्री जानने जाएंगे तो 1500-1600 ईस्वी से पहले उनका कुछ नहीं मिलेगा कहीं। 1500-1600 ईस्वी से पहले कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो भाषा है, जैसे कि यहाँ पर हो भाषा है, वो हजारों सालों से वो भाषा कैसे निर्माण किया होगा पूर्वजों ने, पेड़ों से, नदियों से, नालों से, पर्वतों से शब्द खोजे होंगे, तैयार की, अपनी एक भाषा बनाई, एक बोली बनाई। लेकिन आज सरकार इन भाषाओं बोलियों को मान्यता नहीं देना चाहती है, संरक्षण नहीं देना चाहती है। तो हजारों सालों से भाषा का निर्माण 1-2 साल, 10 साल, 100 साल में नहीं होता है किसी भाषा बोली का निर्माण। बनावटी जरूर कर लेते हो, लेकिन इन भाषा, हमारी जो भाषा बोली का जो निर्माण हुआ, वो हजारों साल लगे हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व खत्म करने का प्लान है इनका। पहले वो हथियार से लड़ाई लड़ते थे, वो कलम और दिमाग से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसमें फंसे जा रहे हैं। पूरे देश में आदिवासी समुदाय की हालत खराब है। अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति होगी, कोई अलग अलग तरीके से लड़ रहा होगा। और कुछ लोग कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियों से क्या होगा। आप सबकी जानकारी में है, बराबर बता दूं मैं,
अगर इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो ये लोग इतनी तानाशाही करते जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और जब भी इस देश में अभी रोजगार गारंटी का नाम ले रहे थे, यूपीए की सरकार में आया, कांग्रेस के लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अगर कांग्रेस फुल फ्रेश में होती तो क्या रोजगार गारंटी अधिनियम कानून बनता? यूपीए की 2 सरकारों में फॉरेस्ट राइट एक्ट की हम लोग आज कर रहे हैं। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006 कांग्रेस फुल फ्रेश में होती, क्या वो कानून लाती? खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट, निःशुल्क शिक्षा अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम, ये सारे कानून क्षेत्रीय पार्टियों के प्रपोजल और उनकी प्रेशर की वजह से यूपीए सरकार ये कानून लाई। लेकिन जैसे एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है, उनको धीरे धीरे खत्म कर दी। फॉरेस्ट के अंदर उन्होंने अभी कानून लाया 2022 में, फॉरेस्ट में जो संदिग्ध दिखे, किसी के पास कोई हथियार हो, उसको फॉरेस्ट अधिकारी गोली मार सकते, ऐसा कानून लाई। कुछ जगह विरोध हुआ, कुछ जगह विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हम तो धर्म की लड़ाई में पड़े, धर्म खतरे में। उन्होंने शब्द क्या यूज किया है कि किसी के हाथ में हथियार दिखे तो हमारा तो कुल्हाड़ी तो एक धरोहर है, एक क्या आभूषण है। हमारा तीर कमान उनकी नजर में हथियार है, लेकिन हमारी नजर में एक आभूषण है, हमारा साधन है। उनकी नजर में क्या हथियार है। ये कानून इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे। देश में एक चीज सामने आई, मैंने जो फेस किया, हम लोग कहते हैं कि कानून सरकार बनाती है, नीतियां सरकार बनाती है। फिर थोड़ा बहुत खोजा, थोड़े बहुत साथी कहते हैं, हम सब के सोचते हैं कि कानून सरकार ब्यूरोक्रेसी बनानी, मतलब कैबिनेट नहीं बनाती है, ब्यूरोक्रेसी बनाती है, अधिकारी वर्ग बनाता है। और हमें जो मैंने महसूस किया कि कानून है या नीतियां है, कोई भी कैबिनेट या सरकार नहीं, न ही ब्यूरोक्रेसी, व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग, बिजनेसमैन ड्राफ्टिंग करते हैं, किस राज्य में कैसा कानून लाना है, किस राज्य में कैसी नीति लानी है, ब्यूरोक्रेसी को देते हैं और ब्यूरोक्रेसी कैबिनेट सरकार को देती है। और सरकार में हमारे विधायक जो बैठे हैं, जिनको कोई पता नहीं है, हाथ खड़ा करके कानून पास करवा लेते हैं। यही वास्तविकता। पिछले रहे हुए सारे विधायक को आप पूछो कि आपके 5 साल के सरकार में कितने कानून आए, कितनी नीतियां बनी, संख्या नहीं बता पाएंगे। उस कानून में क्या है वो तो ठीक है, वो टेंशन में रहते हैं, वित्तीय है वो, रात दिन यही सोचते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरी बात को सुना, आपने समझा, और आप सभी मिलके एक झारखंड के अंदर नया परिवर्तन लाए। और एक ही ठान लेना है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि भेजने के बाद हमको सड़कों पे आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े। हमारा व्यक्ति विधानसभा के अंदर ही अपने दमखम के साथ बात रखे और पुरजोर तरीके से हमारी जो समस्या है उसका समाधान करने की ताकत रखे। ऐसे जनप्रतिनिधि इस बार हमको भेजने हैं। एक ही चीज इस बार एक नारा लगाना है हमको, इस बार मतदान नहीं मत अधिकार का उपयोग करना है। क्योंकि निर्वाचन आयोग और साथ ही पार्टी वाले क्या कहते हैं, अधिक से अधिक मतदान करो। इस बार मत को दान नहीं करना, इस बार मत का अधिकार का उपयोग करना है। क्या करना है? मत अधिकार का उपयोग करना है। इस बार मतदान नहीं करेंगे, दान हमने बहुत कर दिया, बहुत दान किया। दूसरा चीज पैसे वाला, खर्चे वाला जो सुनने में आ रहा है, अगर ये लोग देते हैं कुछ, ये लोग साड़ियां वाड़ियां भी बांटते ही सुनना है मैंने। अपनी पार्टी में ये है कि हमारे विधायक प्रत्याशी ने अगर दारू, पैसा या साड़ियां कोई बांटी तो उसको वोट नहीं देना है। बुरा नहीं लगा? हमारे फिक्स है कि हमारे प्रत्याशी ने अगर पैसा बांटा, कोई पैसे वाला बाईचांस हो, या दारू बांटा या साड़ियां, लोभ लालच वाली चीजें बांटी, तो उल्टा उसको नहीं देना। क्योंकि हमें वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करना है। वो आपको लालच देके जीत तो जरूर जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं करेगा। इसलिए हमें क्रांतिकारी स्वच्छ नेता चुन के भेजने हैं।
और वो कांग्रेस बीजेपी वो देते हैं जेमे माड़े, तो कुछ दिक्कत नहीं, अपने लोगों को कह देना ले लेना, क्योंकि ये तो ब्याज आया है। क्या आया है? ब्याज। और मूलधन वसूलने के लिए विधानसभा में हमको भेजना है, क्योंकि टैक्स गया ना भाई, हमारा ब्याज ही है वो तो, क्योंकि यहां से टैक्स गया है, यहाँ माइनिंग की है इन लोगों ने, यहाँ से खनन सारा निकाला, हमारे अधिकार, हमारे पे टैक्स वसूल के आपने लिया, राजकोष में इकट्ठा किया, योजना के नाम से भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के नाम से पैसा कमाया, और वो आप हमको दे रहे हो। तो क्या है? ब्याज आया है। मूलधन तो वसूलना बाकी है, तो मूलधन वसूलने के लिए विधानसभा में भेजना है, ये दो नारे लगाने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जवाहर।